नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। भगत सिंह वो नौजवान जो मात्र 23 साल की उम्र में आज से लगभग 95 साल पहले देश की आज़ादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जिसने साम्राज्यवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने छुआछूत, सांप्रदायिकता, मेहनत की लूट, राजनीति, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर बेबाक टिप्पणियां की, जिसने ऐसे आजाद भारत का सपना बुना जिसमें बराबरी हो, न्याय का शासन हो, इंसान की गरिमा हो और एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो। इसीलिए भगत सिंह युवा दिलों की धड़कन है, हमारे आइकॉन है, हमारे हीरो है। लेकिन अधिकतर युवा भगत सिंह के विचारों से अनभिज्ञ है। बहुत कम जानते हैं भगत सिंह के विचारों के बारे में, उनकी गहराई के बारे में, उन विचारों के पीछे के जो मतलब है उनके बारे में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें भगत सिंह अध्ययन केंद्र गोहाना के संचालक डॉक्टर सी डी शर्मा भगत सिंह के लेखों की गहराई के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनके अर्थों के बारे में वो खोल कर इसमें बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भगत सिंह के एक लेटर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालत एक ढकोसला है। आज की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में भी अदालतों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन पर सरकारों के पक्ष में काम करने का आरोप लग रहा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सी डी शर्मा से और जानते हैं भगत सिंह ने कब और क्यों कहा था कि अदालत एक ढकोसला है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब नमस्कार जी और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये क्या लेटर है और ये कब लिखा गया, क्यों लिखा गया और किसको लिखा गया? शहीद भगत सिंह और उनके साथी लाहौर सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे थे। जी शहीद भगत सिंह की ऐतिहासिक दृष्टि तो थी ही, उनकी नया समाज हमारा कैसा होना चाहिए इसको लेकर के भी उनके विचार थे। और मैं तो शहीद भगत सिंह को हिंदुस्तान में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता मानता हूँ। शहीद भगत सिंह ने हर संभव ये कोशिश की कि ब्रिटिश अदालत में जो उनका मुकदमा चल रहा था कि मैं अपने सिद्धांतों को और अपने आदर्शों को ब्रिटिश अदालत का एक रंगमंच के रूप में प्रयोग करके अपने विचारों को प्रसारित करूं। ब्रिटिश सरकार भी इस बात को भांप गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने असेंबली में बम फेंका और वो बम फेंक करके वहीं खड़े रहे। उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 6 जून 1929 को उन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर अपना जो बयान दिया तो एक बहुत ही बहुमूल्य दस्तावेज है कि किस प्रकार से अदालतों को भी अपने विचारों का प्रसार करने के लिए यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ये हम इनसे सीख सकते हैं। और इसी कड़ी में जब भी वो अदालतों में जाते वो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इस किस्म के नारे लगाते थे। और ब्रिटिश सरकार भी इस बात को भांप गई थी। जी अंग्रेजी हुकूमत अब ये समझ गई थी कि ज्यों-ज्यों ये लंबा मुकदमा चलेगा, अगर मुकदमा खींचेगा तो इन क्रांतिकारियों के विचार जन जन तक फैल जाएंगे और हमारे खिलाफ लोगों में एक धारणा तेजी से पनपेगी, आक्रोश आ जाएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, लॉर्ड इरविन ने, कि इन क्रांतिकारियों की सजा को तुरंत फुरत एक जल्दबाजी में ऐसा कुछ नए प्रणाली अपनाएं कि ये मुकदमा ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो उन्होंने एक
3 सदस्यों वाला ट्राइब्यूनल, राइट। एक न्यायाधिकरण गठित कर दिया। जी। उसमें 2 इंग्लिश जज थे और एक भारतीय श्रीमान आगा हैदर थे। आगा है। लेकिन अदालतों में जो भी क्रांतिकारी आते तो ब्रिटिश सरकार का रवैया, पुलिस का रवैया उनके प्रति बहुत क्रूरतापूर्ण होता था। और उसको देखते हुए जस्टिस आगा हैदर ने स्वयं को इस ट्राइब्यूनल से अलग कर दिया। शहीद भगत सिंह ये बात देखते हुए कि ब्रिटिश सरकार तो अब जल्द से जल्द हमारे खिलाफ फांसी का या जो भी अन्य सजाएं सुनाना चाहती है, और अब तो इस न्यायाधिकरण में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने इस ट्राइब्यूनल के कमिश्नर को, उसके आयुक्त को एक पत्र लिखा अपने अन्य 5 साथियों से मिलकर। जी। भगत सिंह, बीके दत्त, भाई महावीर सिंह, डॉक्टर गया प्रसाद, कुंदनलाल और जितेंद्र नाथ सान्याल, इन 6 की तरफ से इन्होंने ये पत्र दिया और उसमें ये स्पष्टीकरण दिया कि ये जो आपकी अदालत है ये ढोंग है, ये न्याय का ढकोसला है, ये तमाशा है और आगे से हम इसकी कार्रवाई में भाग नहीं लेते। तो इस आशय का पत्र उन्होंने लिखा। तो ये जो लेटर है, जिस पत्र की बात हो रही है, जिसमें भगत सिंह ने लिखा कि अदालत एक ढकोसला है, वो कमिश्नर को लिखा गया, ट्राइब्यूनल के कमिश्नर को, और अपने 6 साथियों की तरफ से भगत सिंह ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो न्याय की प्रणाली है, ये जो न्याय का दिखावा आप कर रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है, ये न्याय देने की जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित अब नहीं होंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है इस समय में, अभी जो पुराने लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस जो वर्तमान समय है, इससे तो अंग्रेजों का राज फिर भी अच्छा था, उनकी न्याय प्रणाली फिर भी अच्छी थी। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी न्याय प्रणाली अच्छी थी, इसके बावजूद भगत सिंह ने उसका बहिष्कार किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या मतलब आज की स्थिति और ज्यादा खराब है? आज की स्थिति एक महीने में ज्यादा खराब है कि तब औपचारिकतावश ब्रिटिश हुकूमत ये दिखाने का प्रयास करती थी कि हम जनता से न्याय करेंगे, ठीक है, लेकिन अब जो हमारी न्याय प्रणाली है, अब तो ये बिल्कुल नग्न रूप से लोगों के विरोध में आकर के खड़ी हो गई है। एक्चुअली हमें शहीद भगत सिंह की जो एक इतिहास की भौतिकवादी समझ थी, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। जी जी। मैंने कहा शहीद भगत सिंह हिंदुस्तान में समाजवाद के प्रणेता थे और एक सच्चे वैज्ञानिक समाजवादी थे। वैज्ञानिक समाजवादी होने का मतलब ही है कि मार्क्सीय भौतिकवादी। भगत सिंह बार बार इस सामाजिक ढांचे का जिक्र करते हैं। तो ये सामाजिक ढांचा क्या है? हम भी कहते हैं अपनी बातों में कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। भगत सिंह ने बार बार यूज किया है, व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम भी कहेंगे कि, और आम आदमी भी ये बात कह देता है कि व्यवस्था, आखिरकार ये व्यवस्था है क्या, ये ढांचा है क्या? और क्या जब अंग्रेज गए, भारत आजाद हुआ, क्या वो व्यवस्था बदली? क्या वो व्यवस्था बदली? तो इस ढांचे को समझने के लिए हमें यूं मानना पड़ेगा जैसे हमारा एक मकान है। मकान की एक नींव होती है और उसके ऊपर मकान की बिल्डिंग, अट्टालिका या जो भवन है वो बनता है, ठीक है। अब नींव के बगैर तो भवन नहीं हो सकता और भवन की मंजिल के बगैर भी नींव किसी काम की नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि किसका महत्व ज्यादा है? तो पूरे जो भवन की स्ट्रक्चर है उसमें नींव का महत्व ज्यादा है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि बच्चे की नींव मजबूत करो। तो नींव क्या चीज है? ये शहीद भगत सिंह इस बात को समझते थे कि जो समाज की नींव है वो यहाँ पर जो हमारे समाज में मनुष्य की जरूरियत को पूरा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन, या बुनियादी सारी सुविधाओं को पूरा करने के लिए
जो उत्पादन होता है, हम्म, ये उत्पादन सामाजिक है, अकेला व्यक्ति तो उत्पादन कर नहीं नहीं सकता। कर सकते। तो इस उत्पादन के दौरान मनुष्यों के बीच में संबंध बनते हैं। जी। मुट्ठी भर लोग उसमें ऐसे हैं जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, हम्म, और जो बहुतायत लोग हैं हम्म, वो इन साधनों से हीन हैं, वंचित है। वंचित हैं। वो मतलब जिसे कहेंगे कि वो साधनहीन है। तो इसी प्रक्रिया में उन लोगों को उत्पादन के साधन के लोगों के पास कार्य करना पड़ता है, और उनका भयावह शोषण होता है। और ये जो संबंध बनते हैं, इन्हीं का अगर हम कुल योग करें तो यही समाज की बनावट है। यही सब इसी प्रक्रिया में मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण होता है। इसी लेख में शहीद भगत सिंह कहते हैं, साम्राज्यवाद के बारे में बात करते हुए, साम्राज्यवाद क्या है? मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण और राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का शोषण। ये सब इसी लेख में वो बताते हैं। ये सवाल मेरे पास था और ये बात के उसमें रखा था। तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य का जो शोषण होता है, इसी प्रक्रिया में यहाँ पर जो साधन युक्त लोग हैं, जो संपत्तिवान लोग हैं, जो हैव्स हैं, ठीक है, उनके पास संपत्ति इकट्ठी होती है, कैपिटल अक्यूमुलेट होती है, और उनकी हर चंद ये कोशिश रहती है कि ये व्यवस्था बरकरार ऐसी रहे बनी रहे, और हमारे पास साधनों का और ज्यादा जोड़ हो जाए। तो अब कैसे हो? अब इसकी रक्षा के लिए ये है बुनियादी बात। जी जी जी। अब इसी को बचाए रखने के लिए, शोषण की इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो शोषक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, वो इसी के ऊपर एक अपनी ऐसी रचना खड़ी करता है जो राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था होती जी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि एक बड़ी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का मालिक है और उसमें सैकड़ों या हजारों मजदूर काम करते हैं, ठीक है। तो उन मजदूरों से दिन रात काम करवाने के लिए, उनका जो शोषण होता है उसे जारी रखने के लिए मालिक जो है अनेक प्रकार के गार्ड्स रखते हैं। हम इसका एक मारुति के फैक्ट्री से इसको समझ सकते हैं। अब मारुति की फैक्ट्री है, मारुति के हजारों हजार कर्मचारियों के अलावा वहाँ पर अनेक गार्ड्स हैं, उनकी अपनी यूनिट्स हैं, और उसके अलावा उनके पेरोल पे फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो अनेक गांव हैं, उन गांवों के भी अनेक तत्व उनके पेरोल के ऊपर हैं। इसके अलावा पुलिस को उनका संबल है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बल भी उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, हाँ, मतलब मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार अगर हम सारे की सारी व्यवस्था को, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है और इसमें जो करोड़ों करोड़ लोगों का भयावह शोषण चल रहा है, इसको समझें कि यहाँ पर जो पुलिस है, जो अफसरशाही है, जिसे कानून और व्यवस्था, पुलिस, अफसरशाही, न्यायालय वगैरह, वो सारे के सारे मिल करके इस शोषण का जो ढांचा है, इसको बरकरार रखने के लिए ये संस्थाएं इनके ऊपर खड़ी होती है, एक आर्थिक आधार, और उसके ऊपर ये राजनीतिक और विधिक रचनाएं खड़ी होती हैं, कोर्ट्स वगैरह। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये कोर्ट्स भी प्रतीति में बेशक निरपेक्ष दिखाई दें, वी द पीपल ऐसी बात हो, लेकिन वास्तव में जो कोर्ट्स, जो लॉ, नियम, कानून, मैं कहूँगा लॉ समग्रता में जो कानून जी, कैपिटल लेटर्स में जो लॉ है, वो सारा इसी शोषण मूलक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये है, और शोषक वर्ग के हितों की ही पूर्ति करते हैं। शहीद भगत सिंह इस बात को समझते थे जी। इसका समझते हुए वो यूं कहते थे कि ये जो अदालतें हैं, ये हमारे देश में जो ब्रिटिश कानून व्यवस्था है, ये ब्रिटिशर्स का, ये अंग्रेजों के हित की पूर्ति के लिए बनी हुई है, ये भारतीयों के हित रक्षक नहीं। तो चूंकि इस बात को वो समझते थे, इस बात को अपने आप में अगर हम ये अध्ययन करने लग जाएं, हम सिर्फ कानून का अध्ययन करने लग जाएं, हम राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करने लग जाएं, उससे हम इनको समझ ही नहीं सकते जी। इनको समझने के लिए ये जरूरी है कि ये कानून, ये संविधान, ये पार्टियां, असेंबली, संसदें, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर खड़ी है,
स्ट्रक्चर बेसिकली जो शोषण मूलक ढांचा हमारे समाज का है उसकी ही सुरक्षा के लिए खड़ी हैं। ये बात भगत सिंह समझते हैं। जी, ये अंग्रेजों के समय की बात। ये अंग्रेजों के समझ की बात है, हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि 1935 में यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट बना, अंग्रेजों के वक्त ही बना। जी जी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारा भी संविधान बना। जी ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर भी मामूली परिवर्तन के अलावा जो यहाँ की विशिष्ट परिस्थितियां थी उसके हिसाब से अनुकूलित करने के अलावा उसका काफी बड़ा हिस्सा जो 1935 का यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट है वैसा ही था। ठीक है, और अभी तक भी अगर आप देखेंगे आर्म्स एक्ट 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1860, उसी वक्त के जब 1860 में जो कानून व्यवस्था, जब हमारे देश में भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ जी 1857-58 वाला, उसके बाद 59-60-61 में अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक का एक कानून व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप दिया। ठीक है, लीगलाइज किया उसको, तो वही के वही कानून आज तक भी हमारे देश में लागू है। बेशक अभी कुछ समय पहले इन पुस्तकों के नाम बदल दिए गए हों और इनको मैं कहूं तो उस वक्त से भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी, ज्यादा जन विरोधी बनाया गया है। पर चूंकि शोषण की व्यवस्था तब ब्रिटिश पूंजीपति हमारा शोषण कर रहे थे, यहाँ लूट कर रहे थे, और अब आजादी के बाद भारतीय पूंजीपति वर्ग सत्ता में आ गया, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई। अब भारतीय पूंजीपति वर्ग शोषण कर रहा है, वही शोषण मूलक व्यवस्था है, वही पूंजीवादी व्यवस्था है। तब सत्ता औपनिवेशिक थी, अब भारतीयों के हाथ में सत्ता है। और भगत सिंह ने यही कहा, भगत सिंह ने यही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये गोरे अंग्रेज चले जाएं और उसके बाद काले अंग्रेज आ जाएं और इसी तरह से शोषण चलता रहे, वो मेरे सपनों का भारत नहीं होगा। तो बेसिकली भगत सिंह ने कहा है अपने लेख के अंदर कि बुराइयां एक दूसरे का स्थान लेने के लिए खड़ी है। गोरी बुराई का स्थान काली बुराई लेना चाहती है, पर हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि भारत का शासन भारतीय श्रमिक वर्ग के हाथ में आए। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों के स्वरूप को भगत सिंह समझते थे और साम्राज्यवाद को भी। और उन्होंने बताया कि साम्राज्यवाद बेसिकली ये डकैतों का, शोषकों का गिरोह। ये एक राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र जो है पश्चिमी, वो दुनिया के अन्य देशों पे तथा पिछड़े देशों में उनके संसाधन को रोकने के लिए और उनकी जनता का, उनके श्रमिकों के सस्ते श्रम को हड़पने के लिए ये व्यवस्था है, साम्राज्यवादी व्यवस्था। इसके अलावा कुछ नहीं है। और देखो उनकी समझ इतनी थी, इसी लेख में वो कहते हैं कि यह शोषण की एक अंतिम अवस्था है। वो समझते थे कि पूंजीवाद की भी अवस्थाएं हैं और पूंजीवाद की जो साम्राज्यवाद है वो एक चरम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। और इसके बाद समाज के अंदर जो परिवर्तन आएगा, जो ढांचा बनेगा, वो एक शोषण विहीन समाज का होगा। ठीक है, उसके अंदर समाज के अंदर वर्ग मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये एक शोषण की अंतिम कपटपूर्ण अवस्था है और इसको भी वो कपटपूर्ण कहते हैं, छद्म कहते हैं कि यहाँ पर शोषण के ऊपर भी एक पर्दा इसमें पड़ा हुआ है। आम आदमी समझ नहीं पाता कि हमारा ये शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से शहीद भगत सिंह कहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है, हम इसकी खिलाफत करते हैं। इसका जो कानून और व्यवस्था है ब्रिटिशर्स के हित में बनी हुई है, इसलिए प्रत्येक भारतीय का ये फर्ज है कि वो इस व्यवस्था को चुनौती दे, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे। इसी लेख में वो कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का अमिट जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात विश्व में
अमेरिकन क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से ये बात प्रतिष्ठित हो गई, सभी मनुष्य बराबर हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, सब में बंधुत्व हो, सब में समानता हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, और स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य का अधिकार है। अपने देश के अंदर भी आप देखेंगे, आज़ादी के आंदोलन के अंदर कांग्रेस के जो धर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इस नारे को काफी मुखर किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। इसके बाद भगत सिंह कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम का फल पाने का अधिकार है। अब इस व्यवस्था में क्या है? मैंने बताया कि चंद व्यक्तियों के पास उत्पादन के साधन हैं और अधिकांश लोग वो मजदूर हैं, किसान हैं, वो श्रम करते हैं, ठीक है। उनके जितना श्रम के द्वारा मूल्य वो पैदा करते हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा उन तक पहुंचता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो उत्पादन है वो तो सामाजिक है, सारे श्रमिक मिलजुल के करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बाद वो उत्पाद जो उनका एक मालिक के पास चला जाता है, निजी संपत्ति के चलते, तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मजदूरों को मिल पाता है, श्रमिकों को मिल पाता है। मतलब उसका जो बंटवारा है वो न्यायपूर्ण नहीं, वो अन्यायपूर्ण है। हाँ। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊंगा कि जब देश आजाद हुआ तब हिंदुस्तान में जो श्रमिक मूल्य पैदा करते थे उसका लगभग आधा हिस्सा श्रमिकों को मिल जाता था और आधा हिस्सा विभिन्न प्रकार के जो मालिक हैं, मालिकों की जो जमात है, कारखानेदार मालिक है, भू संपत्ति का मालिक है, जो बैंकिंग से जुड़े हुए जो मालिक हैं, समझ गए, तो उन सब में बढ़ जाता था। 1989 आते आते 1989-90 की बात ये कि ये जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उससे पहले ये 1989-90 की आप बात मान लो, तब मजदूर जो मूल्य पैदा करता था उसका 30% हिस्सा वो घटते घटते वो 50 से घट करके 30% रह गया। और अगले 25 वर्ष में 2014 का ये डेटा है, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हर आर्थिक मैगजीन के अंदर ये डाटे उपलब्ध हैं कि 2014 में जो श्रम मजदूर, जो मूल्य मजदूर पैदा कर रहा था उसका सिर्फ 10% ही उसको मिलता है। अब आप देखिए 90% जो समाज के परजीवी तत्व जो पूंजीपति हैं वो ले जाते हैं, और जो मूल्य पैदा करता है, जो सृजन करता है, उसको सिर्फ 10% मिलता है। और 2014 के बाद क्योंकि आंकड़ों की उपलब्धता बहुत ही दुर्भर हो गई है, मतलब ये मेरी फीलिंग है कि आज श्रमिक को अपने द्वारा पैदा किए गए मूल्य का 5% भी नहीं मिलता। तो इतनी भयंकर यहाँ पर श्रमिकों की लूट है, ठीक है। अब इस लूट को अब मनुष्य जो है क्या करता है, वो सोचते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर भी चलो तुम्हें कानून कुछ आश्रय प्रदान करेगा, कहीं न्यायालय में तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं मारुति के मूवमेंट से लेकर के और उससे पहले भी और उसके बाद अभी भी आप ये जितने श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं और इनको श्रमिकों को, बुद्धिजीवियों को, श्रमिकों के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इतने भयंकर पुलिस का दमन इनके ऊपर है जी। जब एक सत्ता प्रतिष्ठान का पत्रकार उसका वो अपराध करता है तो न्यायालय आधी रात को भी उसको बचाने के लिए उपस्थित हो जाती है। आपने देखा इस बात का, आपने अर्नब गोस्वामी वाले केस में देखा जी, ठीक है। और यहाँ पर जब कोरोना काल में लाखों लाख मजदूर सड़कों पर चलते रहे, हजारों मजदूर उनमें से बसों में, सड़कों पर चलते हुए मरे भी हैं, ठीक है। तो किसी भी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने इन बात का कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। तो तब से लेकर के उसके बाद तो अदालतों का जो स्वरूप है, चरित्र तो हम समझते हैं कि इनका चरित्र मालिकों के पक्ष में ही है जी। लेकिन जितनी नग्नता से अब ये
शासक वर्ग के पूंजीपतियों के पक्ष में आए हुए हैं, मतलब वो तो यूं मानो कि आम आदमी की कल्पनाओं से भी परे हैं। शहीद भगत सिंह इस बात को समझते थे। उन्होंने भांप लिया था कि ये जो ट्राइब्यूनल अभी गठित किए गए हैं, इन ट्राइब्यूनलों में ये सिर्फ एक न्याय का ढकोसला और तमाशा है, ठीक है, और हम इस तमाशे के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते और हम आगे से इस मुकदमे की कार्रवाई के अंदर कोई भाग नहीं। इसीलिए वो कहते हैं, देखो ये जो साम्राज्यवाद है, ये एक बड़े डाके जने की साजिश, ये डाकुओं का और शोषकों का गिरोह है और ये अपने इन कार्यों के लिए हर संभव हथकंडे अपनाते हैं। ये जुडिशियल मर्डर्स भी करते हैं, ये बहुत ज्यादा नरसंहार भी कर देते हैं, ये जंग भी छेड़ देते हैं। आप अब ये मौजूदा अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया गया ईरान पर हमला देख लीजिए, ये सिर्फ साम्राज्यवादी लूट के द्वारा, ये लूट करने के लिए कि खाड़ी क्षेत्र में बहुत तेल है, ठीक है, और ईरान हमें चैलेंज कर रहा है, तो ईरान को नेस्तनाबूद किया जाए ताकि खाड़ी क्षेत्र के तेल की लूट के ऊपर हमारा आबाद अधिकार हो जाए। तो वो कहते हैं कि ऐसी सरकारें जो मनुष्य की स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो उनकी श्रम शक्ति को बुरी भयंकरता से लूट रही है, ठीक है, और जो किसी देश के संसाधनों पर, जो उस देश का अधिकार होता है उनके संसाधनों पर, लेकिन वो जबरिया उनको लूट रही है, तो ऐसी जो सरकारें हैं इनका विरोध करना जनता का सिर्फ अधिकार ही नहीं, ये उनका कर्तव्य है। वो जल्द से जल्द ऐसी सरकार को उठाए और देश में क्रांति की जरूरत है। कैसी क्रांति की बात की है भगत सिंह ने? क्योंकि क्रांति को भी बहुत शब्द को बहुत ज्यादा ये कहें कि खराब कर दिया है इस नाम को, कि क्रांति का मतलब तो खून खराबा है, पता नहीं क्या है, बम गोलियां मारने की बात है। लेकिन भगत सिंह ने जो बात, जिस क्रांति की बात की, वो शायद कुछ अलग बात है। हाँ, शहीद भगत सिंह, देखो इसी लेख में वो समझाते हैं कि जो क्रांतिकारी होते हैं उनको तो जिंदगी से बहुत प्यार है। जो व्यक्ति पूरे मेहनत वर्ग के साथ जुड़ाव रखता है वो स्वभावतः क्रांतिकारी, शांति प्रिय होता है। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत से अपना ताम झाम लपेट करके शांतिपूर्ण तरीके से चली जाए, ठीक है, तो ये तो पहलू की है। क्रांतिकारी तो शांति प्रिय होते हैं और वो इसी पैराग्राफ में हमें बताते हैं कि बल प्रयोग, हिंसा नहीं, हिंसा और अहिंसा का जो इस देश के अंदर वातावरण फैलाया गया कि क्रांतिकारी हिंसक होते हैं, शहीद भगत सिंह ने कहा कि ये शब्दावलियां, ये कैटेगरीज का प्रयोग ही गलत है। क्रांतिकारी हिंसक नहीं होते, क्रांतिकारी बेसिकली शांतिपूर्ण कार्य करते हैं और वो सत्ता को चुनौती देते हैं, ठीक है। तो उस चुनौती में वो यूं कहते हैं कि बल प्रयोग शासक वर्ग करता है। हाँ, एक बात हम कहते हैं कि हम उसका विरोध करने के लिए शासक वर्ग का जो हिंसा है उसके खिलाफ हम सिर्फ अपने आत्मिक बल का ही प्रयोग क्यों करेंगे। हम सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, हम भूखों मरते हैं। वो भी शहीद भगत सिंह भी जेल में बहुत लंबी उन्होंने भूख हड़ताल के साथ, हम भी भूखे मरते हैं, लेकिन हम सिर्फ आत्मिक बल का ही प्रयोग क्यों करें। हम आत्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल का प्रयोग करने के पक्षधर भी हैं, लेकिन क्रांतिकारी सिर्फ परम आवश्यकता में ही, समझ गए बात, जब बिल्कुल एक अपरिहार्य स्थिति हो जाए, जब सारे रास्ते बिल्कुल विकट स्थिति हो जाए, तो एक अंतिम इंस्ट्रूमेंट के रूप में बल प्रयोग के औचित्य को मानता है। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। तो वो इस बात के पक्षधर थे कि हम हमारे जो जितने भी संघर्ष हैं उन संघर्षों की जो आवश्यक नीति है वो शांतिपूर्ण ही होनी चाहिए। भगत सिंह विचारों की बात करते हैं, विचारों की विचार बदलेगा, वैचारिक शक्ति है, लेकिन
बल प्रयोग भी, पर बल प्रयोग एक अंतिम अस्त्र के रूप में, जब हमारे पास कोई और चारा ना बचे। हम बेसिकली शांति प्रिय आदमी हैं और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष करते हैं, पर जो सत्ता है वो पल पल क्षण क्षण में हमारे संघर्ष को कुचलती है, दमन करती है, अत्याचार करती है, तो हमें मजबूरीवश ये करना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी लेख में भगत सिंह ने एक नया समाज बनाने की बात की है कि हम नया समाज बना रहे हैं, तो इसमें इस लेख में भी और भगत सिंह की पूरी जो राइटिंग है, जितने लेख उन्होंने लिखे हैं, उसका मूल है जो है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो जिस व्यवस्था में, उसको हम असंभव बनाएंगे। एक ऐसा समाज जो नया समाज होगा उसमें ये असंभव होगा। शहीद भगत सिंह इसी लेख में कहते हैं कि हम इस पूरे ढांचे को जो शोषण प्रतीक है इसको बदलना चाहते हैं। पूरे ढांचे का बदलने का मतलब ये है कि हम इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक बात हमारी समझने की है कि सरकार जो है, ये जो पूरी सत्ता व्यवस्था है, पूरी सत्ता है, सरकार को, सत्ता को हमें समझना पड़ेगा। बहुत से लोग समझते हैं और अधिकांश हमारी जनता इस मामले में, क्योंकि राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, वो समझते हैं कि सरकारों को बदलने से ही व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन व्यवस्था एक व्यापक चीज है। इसको व्यवस्था के अंदर ना सिर्फ सरकार आती है, सरकार भी व्यवस्था का अंग है। उसके अलावा ये जो पुलिस प्रशासन, जिसे ये कानून और व्यवस्था के अंदर कहते हैं, ये ईडी, सीबीआई, इस किस्म की संस्थाएं, ठीक है, और न्यायिक संस्थाएं भी, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है ये सत्ता के अंदर आती है, मात्र सरकार नहीं, सरकार भी इसका एक अंग है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो एक मालिक है, और मालिक अपने फैक्ट्री के संचालन के लिए मैनेजर रखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, अनेक प्रकार के अन्य ऑफिसर होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो वो सारे उस फैक्ट्री के प्रशासन को देखते हैं, ठीक है, उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से जो मौजूदा सरकारें हैं, वो चाहे भारत में है, ब्रिटेन में है, नॉर्वे में है, अमेरिका में है, या किसी भी अन्य देश में, जो आधुनिक सरकारें हैं, ये जिस प्रकार एक फैक्ट्री की प्रबंधन कमेटी होती है, ऐसी समूचे पूंजीपति वर्ग की, अगर हम उसको समग्रता में देखें, ये प्रबंधक कमेटी है, ठीक है। लेकिन इस प्रबंधक कमेटी के अलावा यहाँ पर मैंने बताया सत्ता के अन्य अंग भी हैं। सिर्फ सरकार को बदलने से सत्ता नहीं बदलती, सिर्फ सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। सत्ता व्यवस्था तब बदलती है जब हम इस पूरे के पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे के सारे ढांचे को बदलेंगे, और उस ढांचे में पूंजीपति वर्ग की बजाय श्रमिक वर्ग उसके नियंत्रण में वो होगा, तब ये एक आमूलचूल परिवर्तन की बात है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि हम इसको बदल करके एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की संभावना ही ना रहे। ये संभावना कब होती है? जब समाज में निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ चंद व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके पास उत्पादन के साधनों का भी और जीवन निर्वाह के साधनों का भी कब्जा है, ठीक है, मजदूर है, उसके पास तो श्रम शक्ति है, अपने हाड़ मांस की ताकत है, बस कोई और साधन उसके पास है नहीं। उसको किसी न किसी मालिक के पास जाना पड़ेगा। वो अगर मैं मालिक हूँ, मान लो उसको मेरे पास कार्य करना उचित ना लगे, तो किसी अन्य मालिक के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मालिक के पास। पूरे के पूरे मालिक वर्ग का पूरा श्रमिक वर्ग यहाँ पर उजरती गुलाम है। तो ऐसी व्यवस्था में उसका शोषण असंभव है। आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा, मैं नहीं करेंगे, एक्स करेगा, समझ के बात। तो हम इस पूरी व्यवस्था में जो शोषण पर टिकी हुई है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की संभावना खत्म हो जाए। वो एक समाजवादी समाज है। तो मतलब सिर्फ सरकार बदल, भगत सिंह ने क्यों कहा ये बात कि
शासक देशी और विदेशी उखाड़ फेंको। हम्म, ठीक है, अगर यही आर्थिक ढांचा बना रहे शोषण का, यही इसका औचित्य ठहराने के लिए और एक प्रतीति के रूप में निरपेक्ष लेकिन वास्तव में शासक वर्ग की पक्षधर यही न्यायपालिका रहे, ये ऐसे ही पुलिस प्रशासन रहे, जी, तो वो कोई बदलाव नहीं है, वो कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। और वो कहते हैं कि जो लोग इस बात को समझते हैं उनको गंभीरता से एक समाजवादी समाज के निर्माण की तरफ सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है यहाँ पे जी मेरा। जी ये जो समाजवादी शब्द है, जी, ये संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल शुरू में नहीं था, बाद में इसको इमरजेंसी के दौरान इसको शामिल किया गया, शामिल किया गया 42nd अमेंडमेंट में। जी। यू आर राइट। तो समाजवादी शब्द जोड़ा, हाँ, तब से वो लगातार संविधान का हिस्सा, प्रियम्बल का हिस्सा रहा। अभी के कुछ दिनों में इस पे फिर एक बहस समाज के बीच में छिड़ गई। एक तरफ से डिमांड उठ रही है कि ये समाजवादी शब्द क्यों डाला गया है, इसको हटाना चाहिए, और एक पक्ष है जो अभी भी इसके लिए अड़ा हुआ है कि ये शब्द रहना चाहिए, ये भारतीय समाज और जो संविधान की मूल भावना है ये उसको मजबूत करने वाला है। तो ये क्योंकि भगत सिंह खुद समाजवादी समाज की बात कर रहे हैं, इस लेख में भी उन्होंने किया है, तो इससे क्या कहना चाहिए? यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान कभी भी समाजवादी मुल्क नहीं। जिस प्रकार मैं कहता हूँ हिंदुस्तान आजादी के वक्त से समाजवादी समाज नहीं रहा। यहाँ पर बहुत से जो पूंजीपति वर्ग के पक्षधर अर्थशास्त्री हैं या जो जिनको समाजवाद, पूंजीवाद ऐसे सोशियो पॉलिटिकल जो कैटेगरीज हैं इनकी वास्तविक समझ नहीं है, वो यूं कहते हैं कि भारतीय एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। यहाँ समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है, दो अलग अलग सेक्शन हैं। बेसिकली जो हिंदुस्तान कैपिटलिस्ट ही था, पूंजीवादी ही व्यवस्था थी, उसका जो सरकारी क्षेत्र था, जो स्टेट कैपिटलिज्म था, उसको ये समाजवादी कहते हैं। ठीक है। अब श्रीमती गांधी ने जब देखा कि देश में संकट आया हुआ है, आजादी को 25 वर्ष हो गए, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग गरीबी हटाओ के नारे लगा रहे हैं, श्रीमती गांधी की जीत एक बहुत बड़ी जीत को भी थोड़ा समय गुजरा था और देश त्राहिमाम कर रहा था, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। और इमरजेंसी में उनको लोगों को भ्रमित करने के लिए संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और सेक्युलर शब्द ये ऐड करने पड़े। लेकिन चूंकि वो लोग, श्रीमती गांधी भी, नेहरू जी भी आजादी के आंदोलन के संघर्ष से गुजर करके आए थे, तो उनको यूं लगता था कि एक जनपक्षीय भावना समाजवाद के तरफ है, तो हमें इन शब्दों का हमें अपने प्रियम्बल में ऐड करना चाहिए। और मौजूदा जो सरकारें हैं, जैसे भाजपा की सरकार, ये तो दूर दक्षिणपंथी सरकार है, इनको इस किस्म की शब्दावली से भी नफरत है। ये चाहते हैं कि संविधान के प्रियम्बल में ये शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द ना रहें, परंतु क्योंकि जन जन के अंदर इन शब्दों के प्रति एक सम्मान की भावना है, बेसिक इसको वो ना समझें, ठीक है, इनको गहराई से वो ना जाने, इसीलिए इन शब्दों को चाहते हुए भी जो हमारा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी हैं वो चाहती हैं, लेकिन चाहते हुए भी इसको वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि जनभावनाएं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान जिस समाज के अंदर भी मनुष्य का श्रम शक्ति जो है वो बाजार में एक माल के रूप में मौजूद है, समझ गए बात, जहां पर लेबर पावर एक कमोडिटी है और जहां कमोडिटी प्रोडक्शन है, वो समाज पूंजीवादी समाज ही होते हैं। वो चाहे रूस हो चाहे चीन हो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, तो कानून का कुछ काम बताए भगत सिंह ने इस लेख में कि कानून के क्या काम बनते हैं, और वो कानून अपने काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? देखो, शहीद भगत सिंह इस लेख में कहते हैं कि कानून की पवित्रता के बारे में वो बात करते हैं कि कानून की पवित्रता तभी तक है जब वो
जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करती है, हम्म, जनता की हित पूर्ति करती है। समझे आप बात? जी जी जी। लेकिन जब वो पूंजीपति वर्ग के या शासक वर्ग के हाथ का पुर्जा बन जाती है तो वो अपने महत्व को खो बैठता है, अपने पवित्रता को वो गंवा देता है। तो ऐसे कानून को चुनौती देना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है। कानून के बारे में भी भगत सिंह ने बल्कि यूं कहा कि ये जो अमन और कानून है ये मनुष्य के लिए बने हैं, मनुष्य अमर और कानून के लिए नहीं बना है। समझ गए बात? जी। और इस बात को लेकर के वो एक फ्रांस का भी एक ऐतिहासिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जी। वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। हाँ जी। उसके बाद वहां पर क्रांतिकारी सरकार बनी और एक सर्वोच्च न्यायिक परिषद भी बनी। तो उस सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने कहा कि कानून का मतलब लोगों को की स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं, उसको प्रतिबंधित करना नहीं, उसको कमजोर करना नहीं, बल्कि उसको और व्यापक करना, स्वतंत्रता को कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना है। अगर ऐसे कानून जो लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं अगर ऐसे मौजूद हैं तो हमें उस कानून का भी विरोध करना पड़ेगा। और भारत में जो न्याय और कानून प्रणाली है ये अंग्रेजी हुकूमत के और ब्रिटिशर्स के पक्षधर हैं और ये भारतीयों के हितों के खिलाफ है, इसलिए ऐसे कानून का विरोध करना भी हमारा दायित्व है। बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि 23 साल की उम्र तो वो है जब वो शहीद हुए। उससे पहले मतलब 7-8 साल पहले तक उन्होंने ये संघर्ष किया है, सारा पढ़ा है, लिखा है। तो भगत सिंह जो भगत सिंह बन पाए, इतनी गहरी बातें उन्होंने आत्मसात की, उसको डिकोड किया, लोगों तक पहुंचाना की कोशिश की अपने लेखों के माध्यम से। और शायद इसीलिए हो पाया कि उन्होंने पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको बहुत गहरे से उसका अध्ययन किया उन्होंने, क्रांतियों का अध्ययन किया, उससे पहले की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसमें से वो फिर मोती जैसे कहते हैं ना कि सागर मंथन के बाद जो अमृत कोई निकला, तो वो उसमें से उन्होंने वो अमृत के शब्द निकाले, वो चीजें निकाली, वो परिभाषाएं गढ़ी जो आम जनता के हित की थी और पूरी शासन व्यवस्था को आम लोगों की नजर से देखने वाली बन सकती है, उसको उन्होंने बुना। शहीद भगत सिंह का एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक हूं, और नास्तिकता के बारे में संभव है जी, मतलब ये सर्वोत्तम लेखों में से, रचनाओं में से एक है। और मुझे, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताता हूँ, मुझे 1977 में जब मैं हिसार छात्र था, मुझे ये लेख पढ़ा, मैंने शहीद भगत सिंह का पहला लेख यही पढ़ा। और इसमें शहीद भगत सिंह कहते हैं वो पहले एचआरए में थे और काकोरी की घटना के बाद उनके एचआरए के जो लीडिंग साथी थे सारे पकड़े गए थे, चंद्रशेखर फरार रहे थे। तो भगत सिंह कहते हैं कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे विशद अध्ययन करना है, और वो बल्कि वो शब्द यूज करते हैं कि अध्ययन की पुकार मेरे मन में उठ गई। और तब मैंने विश्व क्रांतियों का इतिहास समझ के, दर्शन, इतिहास, संस्कृति, इनको लेकर के कि किस प्रकार क्रांतियां हुई, अनेक प्रकार की पुस्तकें मैंने पढ़ी। और 1925 में शहीद भगत सिंह ने, जो हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसी और ढांचा क्या है, मूलभूत परिवर्तन क्या है, उन्होंने कार्ल मार्क्स की कैपिटल का भी प्रथम खंड पढ़ लिया। ये 1925 की बात। अब तक भगत सिंह 18-19 वर्ष के थे। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ना स्पष्ट इतिहास दृष्टि बनेगी और ना ही भविष्य दृष्टि बनेगी। तो शहीद भगत सिंह ने 1926 से लेकर के और मृत्यु पर्यंत अपने अध्ययन को जारी रखा। देखो, उनको लोगों के, श्रमिकों के आंदोलनों को नेतृत्व करने का तो उनको एक अवसर मुहैया नहीं हुआ। थोड़ी उम्र में वो जेल गए, लेकिन जेल के अंदर भी अदालतों में गए तो अदालतों में क्रांतिकारी व्यवहार किया, जेल में रहे तो
जेल के अंदर इतनी लंबी भूख हड़तालें, सरकार को पत्र लिखना, अपने साथियों को पत्र लिखना, देश के राजनीतिक जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके नाम उनका जो लेख है वो एक अप्रतिम, मैं कहता हूँ, लेख है। उन्होंने अपनी तरफ से भारतीय युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जो क्रांतिकारी शक्तियां थी, उनको एक सही रास्ता दिखाने का हर संभव प्रयास किया। और अभी भी आप देखिए दुनिया भर में एक व्यापक उथल पुथल का दौर चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब मैं कहता हूं कोई क्रांतियां भी कोई सुदूर भविष्य की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कल क्या हो जाएगा इसके बारे में कहना कठिन है। अब नेपाल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, यूथ अपनी तरफ से वो एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के विचारों को लेकर के, हमारे सामने एक प्रश्न है, यूथ के सामने एक प्रश्न है कि हमारा रास्ता क्या रास्ता। नहीं तो आप देखिए 2005 में नेपाल में वामपंथी शक्तियां सत्ता में आई थी ना, तो 20 वर्ष तक वो सत्ता में रही। लेकिन नेपाल की व्यवस्था तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर ही होती गई, क्योंकि उनके सामने भी शहीद भगत सिंह की दृष्टि नहीं थी। आप कपड़े का रंग चेंज कर ले तो उससे बात नहीं बनती, जब तक आपकी एक गहन आर्थिक, सामाजिक, हर पहलू के ऊपर समझ ना हो। तो उसका ये परिणति हुई। और अभी भी जो आंदोलन, हम हर एक आंदोलन का, हर एक परिवर्तन का समझ के उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है कि जब तक हिंदुस्तान में शहीद भगत सिंह के विचारों को लेकर के और विभिन्न देशों में ही अपनी ठोस परिस्थितियों को का मूल्यांकन करके सैद्धांतिक रूप से यही फ्रेमवर्क रहे वैज्ञानिक समाजवाद का ही, जब तक ये कुतुबनुमा यूथ के पास नहीं होगा तब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। एनर्जी है, जोश है, लेकिन उसको तो यूज किया जा सकता है, वो तो तबाही भी मचा सकता है। तो इसलिए विचारों की शान जो भगत सिंह ने कहा है, तो जैन जी को ये समझना पड़ेगा, उन विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो सैद्धांतिक पक्ष अगर हमारा वैज्ञानिक नहीं होगा, सही नहीं होगा, ट्रुथफुल नहीं होगा, तो हमारी लाख चाहत के बाद भी हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जनता की मुक्ति उससे नहीं हो सकती। हो सकता है क्षणिक तौर पे थोड़ी बहुत राहत हमें मिल जाए, लेकिन उससे हमारी मुक्ति नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस लेख को अगर आज के संदर्भ के साथ जोड़ा जाए तो आप अपनी अंतिम टिप्पणी के तौर पे क्या कहना चाहिए? मेरी अंतिम टिप्पणी इस लेख पर यह है कि मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह और उनके साथी ये समझ गए थे कि इस ट्राइब्यूनल से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ये ढकोसला है। ये वो 3 लाइन का एक पत्र भी कमिश्नर को लिख करके दे सकते थे, ठीक है, कि आपके इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है जो आपने 1 मई को गठित किया है, ठीक है, और हम तो इस मुकदमे की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल। लेकिन शहीद भगत सिंह इस पत्र के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों में क्रांतिकारी चेतना विकसित करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पैरा दर पैरा, कि ब्रिटिश सरकार क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, ठीक है, न्याय व्यवस्था ये क्या है, इन अदालतों का स्ट्रक्चर स्वरूप क्या है, इन अदालतों का चरित्र क्या है, और हमें किस प्रकार इन चीजों का विरोध करके एक नए समाज की कल्पना करते हुए उसके मतलब उसकी सिद्धि के प्रयास में हमें जुट जाना चाहिए। तो यही है आज मेरी अंतिम टिप्पणी ये है कि आज हिंदुस्तान का यूथ और दुनिया भर के यूथ के सामने हम अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा, अपनी दिन दैनिक गतिविधियों के द्वारा, जिसके पास जितना भी समय है, ठीक है, वो शहीद भगत सिंह के विचारों को लोगों में लेकर के जाए और एक ऐसा प्रयास करे कि आगामी 1, 2, 4 वर्षों में एक क्रांति की फिजा तैयार
मेरी तो अंतिम टिप्पणी यही है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, जो सामाजिक चेतना है उसके हिसाब से सामाजिक गति भी होती है, बिल्कुल। वो गति तो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन उस गति में एक सचेत मतलब जो समाज है, हस्तक्षेप करने के लिए वो वर्ग चेतना प्राप्त करके अगर हम जुटेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है वो नजदीक आ जाएगा। जी। तो दोस्तों, ये तो बात थी भगत सिंह के उस लेख की जिसमें उन्होंने लिखा कि अदालतें एक ढकोसला है। इसी कड़ी में हमने 2 लेखों पे और हमने पहले बात की है, चर्चा की है, और उसमें एक था अछूत समस्या पे और दूसरा था सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। वो दोनों वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहें तो आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि निसंदेह वो जो बातें भगत सिंह ने उन लेखों में कही हैं वो भी हमारे जो वैचारिक चेतना है उसको और तीखा बनाएगी, उसको शार्प करेगी। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जो कार्यक्रम हम बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके कुछ सवाल अगर हैं, कुछ टिप्पणियां हैं, इस बात पे आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो भी आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें और हम कोशिश करेंगे कि अगली जो बातचीत हम करें उनमें आपकी उन बातों को भी शामिल कर लें। आपकी टिप्पणियां हैं तो भी और आपके सवाल हैं तो भी, और उन पे भी कोई बात हो तो बेसिकली हम जो भगत सिंह के विचार हैं उन्हीं पे ज़्यादा इस सीरीज में बात कर रहे हैं। और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और दूसरे लेखों पर और डॉक्टर सी.डी. शर्मा जी के साथ। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये बातें जरा गरिष्ठ हैं, समझ गए, पर यूं है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठे। तो थोड़ा सा हमारे समाज को अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए ये प्रयास करने ही है, हमारे यूथ को विशिष्ट। बिल्कुल। मैं तो इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपके इन भावी कार्यक्रमों के अंदर भी प्रस्तुत होऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इतने गंभीर विषयों को लेकर के समाज में प्रस्तुत हो रही हैं। अन्यथा हल्की फुल्की बातें करना, एक मनोरंजक अपना वीडियो बनाना, ठीक है, उनका भी महत्व है, लेकिन इन गंभीर चर्चाओं के बगैर मानव समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं।